हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कात्या की पाठशाला। कात्या की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 10th की सोशल साइंस की हिस्ट्री बुक इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो चैप्टर 1 का राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन को भी हमने डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी आपको इसमें से कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सेकंड सेक्शन भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसमें भी अगर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस क्वेरी को सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगी। चैप्टर के लास्ट में टोटल समरी भी प्रोवाइड करूँगी, देन क्वेश्चन आंसर भी मैं डिस्कस करूँगी। नाउ द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 to 1848. As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German state, the province of Ottoman Empire, Ireland and Poland. These revolutions were led by liberal nationalists belonging to the educated middle class, elite, among whom professors, school teachers, clerks and members of the commercial middle classes are involved. So, कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट में जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, उन्होंने अपने पावर को राइज करने के लिए, अपने हौसलों को बुलंद करने के लिए कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। और इस रिवॉल्यूशन में जो लोग इनके साथ जुड़े थे, लिबरल नेशनलिस्ट के साथ जुड़े थे, वो एक एजुकेटेड मिडिल क्लास था, जिसमें प्रोफेसर्स, स्कूल के टीचर्स, क्लर्क्स और कुछ कॉमर्शियल मिडिल क्लास के लोग शामिल थे। द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। और जो सबसे पहला रेवोल्यूशन आउटब्रेक हुआ था वो जुलाई में 1830 में हुआ था, जबकि द बोर्बोन किंग वेयर हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1850 वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद फिलिप लुइस एट इट्स हेड। और इस रिवॉल्यूशन में जो जुलाई में 1830 में फ्रांस में हुआ था, उसमें बोर्बन किंग को जिसने पावर ऑलरेडी रेस्टोर कर लिया था कंजर्वेटिव्स के हेल्प से, उसको हटा दिया गया। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो थी, जिसने लुइस फिलिप के साथ मिलकर के बनाई थी, वो सब भी हटा दिया गया। The July Revolution sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. और इस रिवॉल्यूशन का रिज़ल्ट ये हुआ कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम को अलग कर लिया गया। An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. और एक ऐसा जो नेशनलिस्ट की फीलिंग डेवलप कर रहा था, राष्ट्र के प्रति भावना डेवलप कर रहा था, देश प्रेम की भावना डेवलप कर रहा था, और वो था जिससे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे नेशनलिज्म के प्रति, वो था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक हैड बीन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। और ग्रीक जो था ओटोमन एम्पायर का एक हिस्सा 15th सेंचुरी तक बना हुआ था। The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence among the Greek, which began in 1821. Nationalists in Greek got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture. Poets and artists lauded Greek as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. The English poet Lord Byron organized fund and later went to fight in the war, where he died of fever in 1824. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greek as an independent नेशन। सो इस पैराग्राफ में बात कहा गया है कि किस तरीके से एक नेशनलिस्ट फीलिंग एक एजुकेटेड एलाइट ग्रुप में
एंटर करता है और किस तरीके से ये जो नेशनलिस्ट फीलिंग है वो एक बड़े से बड़ा एम्पायर जो कि ऑलरेडी बourbon किंग के हाथ में था उसको ध्वस्त कर देता है, और किस तरीके से नेशनलिज्म की भावना डेवलप होती है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लोगों के बीच में। सो नेशनलिस्ट जो ग्रीक नेशनलिस्ट थे उनको सपोर्ट मिला था उन लोगों से जो एग्जाइल में थे, और चाहे वो ग्रीक से थे चाहे वो अलग वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज से थे, और जिनको एंशियंट ग्रीक जो कल्चर था उनके प्रति उनको सिंपैथी थी। इनमें कुछ लोग ऐसे थे जो कि पोइट्स थे, आर्टिस्ट से थे, जो कि ग्रीक को एक क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोला करते थे। ये सब लोगों ने सपोर्ट दिया टू फाइट अगेंस्ट द मुस्लिम अम्पायर। और इनमें से कुछ ऐसे इंग्लिश पोएट भी थे जो थे लॉर्ड बैरन, उन्होंने फंड भी ऑर्गेनाइज किया था टू फाइट अगेंस्ट द वॉर, लेकिन इस वॉर में वो डेथ कर गए 1824 में क्योंकि उनको फीवर हो गया था। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, और फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि 1832 में हुई थी, इसकी वजह से ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन की आइडेंटिटी मिली। नाउ the 3.1 part of this section, the romantic imagination and national feeling. The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. Culture played an important role in creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music helped express and shape nationalist feeling. इसमें बात करी गई है कि नेशनलिज्म न केवल वॉर और टेरिटोरियल एक्सपांसन से आता है, यानी लड़ाइयों से या फिर अपनी बॉर्डर्स को इंक्रीज़ करके आता है, बट कल्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी एक नेशन के आइडिया को ग्रो करने के लिए। और इनमें हेल्प किया था आर्ट और पोइट्री में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों ने। स्टोरीज़ हुई या फिर म्यूज़िक हुई जिसके वजह से लोग अपने एक्सप्रेशन को लोगों के बीच में लाते हैं या फिर अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। नाउ लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म। कैन यू डिफाइन रोमांटिसिज्म? A cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment। एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट जो कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को ग्रो करे। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न एंड साइंस। जितने भी ये आर्टिस्ट हुआ करते थे, ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न एंड साइंस एंड फोकस्ड इंस्टीड ऑफ इमोशन। इन्होंने क्या किया था? साइंस को और उनके कारणों को ध्यान में दिया था, इमोशन को या फिर किसी की मिस्टिकल फीलिंग को इन सब पे ध्यान नहीं दिया था। Their effort was to create a sense of a shared collective heritage, a common culture past the basis of a nation। और उनका मानना था कि लोगों के बीच में वो ऐसा सेंस क्रिएट कर सके जिससे कि लोग कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप कर सकें, जैसे शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज को शेयर कर सकें, और कॉमन कल्चर पास्ट को भी लोग उसको अपना सकें। तो ये सब बातें थी जिसमें कि रोमांटिसिज्म को लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था। अदर रोमांटिक सच एज जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हार्डर क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर अमॉन्ग द कॉमन पीपल। उनका ये मानना था, जर्मन जो फिलोसोफर थे जो रोमांटिक्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, उनका ये मानना था कि कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमॉन्ग द कॉमन पीपल। जो भी कल्चर हमको ढूंढना है किसी एक प्रॉपर जगह का, किसी एक प्रॉपर देश का, तो वो हमें कॉमन पीपल में मिलेगी, वहाँ के रहने वाले लोगों के बीच मिलेगी, जिन्हें उन्होंने बोला था डैश वोल्क। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री एंड फोक डांसेज दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉज पॉपुलराइज्ड। उनका ये मानना था कि फोक सॉन्ग हुआ या फिर फोक पोइट्री हो गई या फिर फोक डांसेज हो गए, इनसे क्या होता है, हमारा ट्रू स्पिरिट पता चलता है नेशन का। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। और इन जो डिफरेंट फोक फॉर्म्स थे, फोक कल्चर हैं, उनको हमें कलेक्ट करना ही एक नेशन बिल्डिंग का इम्पॉर्टेंट रोल था। The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audience who were most illiterate।
और वहाँ पे क्या करना था, वर्नाकुलर लैंग्वेज को एम्फेसाइज करना था। कलेक्शन ऑफ लोकल फ्लोकलोर वाज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्ट इलिटरेट। उनका ये मानना था कि जो फोकल चीज़ें थी उनको न केवल एंशिएंट नेशनल स्पिरिट ग्रो कर रहा था बट उनको मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज के थ्रू कॉमन लोगों तक पहुंचाना था जो कि ज़्यादातर अभी इलिटरेट थे। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड विच हैड बिन पार्टीशंस एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। और ये ज़्यादातर किस केस में था, पोलैंड के केस में था, जो कि अभी हाल ही में 18th सेंचुरी में अलग हुआ था ग्रेट पावर्स से, रसिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया से। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, और पोलैंड के पास एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी भी नहीं थी। नेशनल फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज, और जो भी नेशनल फीलिंग थी उसको जिंदा रखा गया था केवल और केवल म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू। कैरोल Karpinski, for example, celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dances like the Polonaise and mazurka into nationalist symbol। जो कैरोल थे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया गया है, उन्होंने जो भी नेशनल स्ट्रगल में अपना रोल इम्पोर्टेंट प्ले किया है वो ओपेरा में, म्यूज़िक में, टर्निंग फोक डांसेस इनटू द पोलोनाइज एंड मुजरक इनटू नेशनलिस्ट सिंबल, और जो भी इन्होंने रोल प्ले किया है एक नेशनलिस्ट सिंबल पाने के लिए वो अपने ओपेरा में किए थे। Language too played an important role in the developing nationalist sentiment. After Russian occupation, the Polish language were forced out of schools and Russian language was imposed everywhere. In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. Polish was used for church gathering and all religious instructions. As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. The use of Polish came to be seen as a symbol of struggle against Russian dominance. Now, अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो किसी एक नेशन के लिए एक लैंग्वेज ही उसका नेशनलिस्ट सेंटिमेंट होता है। तो जब रशियन लैंग्वेज को यूज़ किया जाने लगा तब पोलिश लैंग्वेज को बाहर निकाल दिया गया, मतलब उसका मैक्सिमम यूज़ नहीं होता था। और इसी को फॉलो करते हुए एक 1831 में आर्म रिबेलियन हुआ जो कि अगेंस्ट रशियन रूल हुआ था, जिसको कि रशिया ने दबा दिया था। फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर्स ऑफ क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज़ लैंग्वेज एज अ वेपन, और जो पोलैंड के क्लर्जी के लोग थे उन्होंने नेशनल रेजिस्टेंस के लिए अपने लैंग्वेज को ही एक हथियार बना लिया। पोलिश लैंग्वेज को यूज़ किया गया फॉर चर्च गैदरिंग एंड, और जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे उसके लिए। और इसके रिज़ल्ट के तौर पे क्या हुआ कि जितने भी प्रिस्ट थे, जितने भी बिशप्स थे उस चर्च के, उनको जेल में डाल दिया गया और उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया। और ये सब रोल प्ले किया किसने, रशियन अथॉरिटी ने। और किस लिए किया था, क्योंकि इन्होंने रशियन में अपने फॉलोअर्स को प्रीच नहीं किया था। द यूज़ ऑफ पोलिश कैम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, और इस तरीके से पोलिश कैम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, यानी एक लैंग्वेज ही थी ऐसा जो कि रशियन डोमिनेंस की तरफ स्ट्रगल के रूप में बाहर आई। एक ऐसी लैंग्वेज पोलिश लैंग्वेज थी जिसमें ज़्यादातर लोग बोलते थे और लोग उसको अवॉइड नहीं कर पाए और एक स्ट्रगल शुरू हो गया अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। Now, the next topic is hunger, hardship and popular revolt. The 1830s were a year of great economic hardship in Europe. The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. In most countries, there were more seekers of job than employment. 1830s का जो एरा था उस टाइम पे यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा थी। जो 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ था उसमें यूरोप ने बहुत ज़्यादा लोगों के पॉपुलेशन को देखा था। मीन्स बहुत सारे लोग जो हैं वो नौकरियों की ज़रूरत को देख करके
शहरों की ओर आने लगे थे। गांव से वो माइग्रेट करके शहरों की तरफ जाने लगे थे और वो क्राउडेड बस्तियों में रहने के लिए, स्लम्स में रहने के लिए मजबूर थे, क्योंकि उनके पास कोई रहने का जगह नहीं था। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वेर ऑफन फेस्ड विथ स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे शहरों के, उनको बहुत ज़्यादा कड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ता था उन लोगों से जिनके माल जो है मशीनों से बन करके आते थे। Where industrialization was more advanced than on the continent. This was especially so in textile production. और ये जो भी कुछ था, मतलब जो चीप कंपटीशन था, जो स्टिफ कंपटीशन था, वो टेक्सटाइल प्रोडक्शन में था, which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partly mechanized. In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. यूरोप के ऐसे हिस्से में जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी अपना पावर इंजॉय कर रही थी, वहीं पे जो पीजेंट्स थे वो अपने फ्यूडल ड्यूज और जो ऑब्लिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए थे उनसे वो स्ट्रगल कर रहे थे। फ्यूडल ड्यूज, आई होप यू ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9। The rise of food price or a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and country. फूड प्राइसेस के जो दाम बढ़ गए थे और जो ख़राब फसल थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैज़ार्ड फैल गया था, जो कि शहरों और देशों में फैला हुआ था। द ईयर 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the road. और 1848 वह एक ऐसा साल था जहाँ पर लोगों को खाने के लिए और बेरोजगारी के साथ ही साथ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और इनके बढ़ने की वजह से ये लोग को खाना पीना मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए ये जो सारी पॉपुलेशन थी वो पेरिस में रोड पे आ गई। बैरिकेड्स वेर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वॉज फोर्स टू फ्ली। इनका इतना ज़्यादा सैलाब था, इनका इतना ज़्यादा प्रेशर था कि जो पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे वो हटा दिए गए और जो लुइस फिलिप था उसको फोर्सफुली वहाँ से भगा दिया गया। This was the image of the peasants uprising 1848 where Louis Philippe was forced to flee. A national assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult male above 21 and guaranteed the right to vote. I hope you know the meaning of the word suffrage. If you don't know, I am going to tell you that this is the right to vote. This word stand for right to vote. So नेशनल असेंबली ने क्या किया, जिसमें कि उन्होंने बताया कि जो भी मेल हैं जो कि उनके एजेस 21 ईयर से ऊपर हैं उनको वोट करने का अधिकार है, और एंड गारंटीड द राइट टू वर्क, और उनके राइट टू वर्क का गारंटी देते हैं। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को नौकरियां देने के लिए नेशनल वर्कशॉप बनाए गए। Earlier in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textile but drastically reduced their payment. और एक जो दूसरा रिवोल्ट अराइज हुआ था वो साइलेसिया में था 1845 में, और ये जो रिवोल्ट था वो कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में था, जिसमें कि वीवर्स ने रिवोल्ट करा था। उनका ये कहना था कि जो कॉन्ट्रैक्टर हम उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करता था और फिनिश्ड मटेरियल टेक्सटाइल के बदले वो पेमेंट देता था, उसने क्या किया, एकदम से ड्रामेटिकल वे में उनके पेमेंट को कम कर दिया। जर्नलिस्ट विलहेल्म वुल्फ डिस्क्राइब द इवेंट इन ए साइलेशियन विलेज एज फॉलोज। जो जर्नलिस्ट है विलहेल्म वुल्फ, उन्होंने साइलेसिया विलेज में इसको डिस्क्राइब किया इस इवेंट को। In this village, cotton weaving is the most widespread occupation.
The misery of the worker is extreme. The desperate need for job has been taken advantage of by the contractor to reduce the price of the goods they order. उनका ये कहना था कि साइलेसिया जो विलेज है, साइलेशियन विलेज है, उसके जो कॉटन वीवर्स हैं उनमें वीविंग का काम ही बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और जो वर्कर्स रह रहे हैं उनकी समस्याएं बहुत असीम हैं और नौकरियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इसी नौकरी का फ़ायदा उठाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया है, प्राइस जो गुड्स का उन्होंने देना था उस ऑर्डर को, उस प्राइस को उसने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। On 4th June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their home and marched in pairs up to the mansion of their contractor demanding high wages. 4 जून को 2 बजे वीवर्स का एक क्राउड, बहुत बड़ा क्राउड ऐसे निकला अपने घरों से और मार्च किया कहाँ पे, कॉन्ट्रैक्टर के मेंशन के पास। किसके लिए? डिमांडिंग हायर वेजेस, अपने डिमांड को, अपने वेजेस को पाने के लिए। दे वर ट्रीटेड विथ स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली, और उनको बहुत ज़्यादा डराया गया, धमकाया गया। फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स्ड देयर वे इनटू द हाउस, और इनमें से कुछ लोगों का जो ग्रुप था उनको अपने हाउस में वापस भेज दिया गया फोर्सफुली। स्मैश्ड इट्स एलिगेंट विंडो पैन फर्नीचर प्रोक्लेम्ड। Following this, a group of them forced their way into the house. Smashed elegant window pans, furniture proclaimed. Another group broke into the storehouse and plundered it out of supplies of clothes they were torn to shreds. So इनका जो ये ग्रुप था जो ट्रेवल किया था उसके मेशन के पास, कॉन्ट्रैक्टर के घर के पास, तो उनमें से एक ग्रुप था वो घर में एंटर कर गया फोर्सफुली। कुछ लोगों ने इनके विंडोज़ तोड़ डाले, उनके फर्नीचर ख़राब किए, और जो दूसरा ग्रुप था वो स्टोर हाउस में घुस गया और जितने भी क्लॉथ्स थे उनको टुकड़े टुकड़े में फाड़ दिया। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लीड विथ हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज, और जो कॉन्ट्रैक्टर था वो अपनी फैमिली के साथ बगल के गांव में भाग गया। विच हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन, और उस गांव के लोगों ने उस कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ रहने से मना कर दिया, वहाँ शेल्टर देने से मना कर दिया। ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर हैविंग रिक्वेस्टेड द आर्मी, और वो 24 घंटे के बाद वहाँ पहुँचा जबकि वहाँ आर्मी पहुँच चुकी थी। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वेयर शॉट, और इसके बदले में 11 वीवर्स को मार दिया गया। नाउ 1848 का जो रिवॉल्यूशन हुआ जिसको लिबरल्स ने किया उसको हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। Parallel to the revolt of the poor, unemployed, and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle class was underway. इसका कहना था कि जिस तरीके से पुअर, अनएम्प्लॉयड लोग या फिर भूखमरी के शिकार जो पीजेंट्स थे उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारे रिवोल्ट किए थे। और एक जो रिवॉल्यूशन था वो अभी प्रोसेस में हो रहा था, अभी वो आउटब्रेक नहीं हुआ था, और वो जिसमें कि मिडिल क्लास के लोग इन्वॉल्व थे। इवेंट ऑफ February 1848 in France had brought about the abdiction of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. फरवरी 1848 में फ्रांस में मोनार्की को हटा करके रिपब्लिक बेस्ड गवर्नमेंट लाने की बात करी गई और वहाँ पे यूनिवर्सल मेल सफरेज की बात डिमांड करी गई। In other parts of Europe where independent nation-states did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, and Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle class combined their demand for constitutionalism with national unification. यूरोप के दूसरे हिस्से में नेशन स्टेट अब भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। तो वहाँ पे मैन एंड वीमेन ऑफ द
मिडिल क्लास कंबाइन देयर डिमांड, वहाँ पे चाहे आदमी हो या औरत हो, सबने अपने डिमांड को कंबाइन किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए नेशनल यूनिफिकेशन को बहुत ज़्यादा फोर्स किया. They took advantage of the growing popular unrest to push their demand for the creation of a nation state on parliamentary principle, a constitution, freedom of the press and freedom of association. उन्होंने क्या किया कि जो बढ़ रहे पॉपुलर मुद्दे थे उनको डिमांड को और ज़्यादा एक्सट्रीम कर दिया और नेशन स्टेट को बनाने के लिए इन्होंने कई सारे प्रिंसिपल्स बनाए, जिसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती थी, प्रेस के फ्रीडम की ज़रूरत होती थी एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम हुआ करती थी. In the German region, a large number of political associations whose members were middle-class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for all German National Assembly. जर्मन के कुछ रीजन में जहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस रन कर रहे थे और उनके जो मेंबर्स थे वो मिडिल क्लास के थे, जैसे प्रोफेशनल्स हुआ करते थे, बिजनेसमैन थे या फिर आर्टिसंस थे, ये सब एक जगह मिले सिटी फ्रैंकफर्ट में और वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया वोट करने के लिए फॉर जर्मन नेशनल असेंबली. On 18 May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul. और 18 मार्च 1848 को ये इलेक्टेड मेंबर्स, जिनकी संख्या 831 थी, ये सारे अपने प्लेस को ऑक्यूपाई करने के लिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ मूव कर गए और इनका जो भी कुछ प्रोसेस होना था वो सेंट पॉल में होना था. दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट. और वहाँ उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जर्मनी के नेशन के लिए जिसको कि सब्जेक्ट्स डील कर रहे थे, मोनार्की के सब्जेक्ट्स डील कर रहे थे, टू मेक अ पार्लियामेंट. When the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. लेकिन प्रूसिया ने इसका समर्थन नहीं किया और वो दूसरी मोनार्क असेंबली की तरफ मूव कर गई और वहाँ इन्होंने इस इलेक्टेड असेंबली को अपोज किया. While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. और उसी दौरान अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई कि जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस हो रहे थे उनको हटा दिया गया. द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास हु रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट. और जो भी मिडिल क्लास के लोग पार्लियामेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, उनका सब लोगों से धीरे धीरे सपोर्ट ख़त्म होने लगा. इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड. और लास्ट में असेंबली को डिसबैंड कर दिया गया क्योंकि ट्रूप्स को एंटर कर दिया गया था. उनके जो भी आर्मीज़ थी उनको अंदर नेशनल असेंबली में भेज दिया गया था, जिसकी वजह से जो भी ये असेंबली थी वो डिसबैंड हो गई. The use of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement, in which large number of women had participated actively over the year. अब जो मुद्दा था कि किस तरीके से वीमेंस का जो पॉलिटिकल राइट है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, वो एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा बना हुआ था. और इस कंट्रोवर्शियल मुद्दे को डील करने के लिए लिबरल मूवमेंट ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था. और लिबरल मूवमेंट में भी बहुत सारे वीमेंस ने अपना रोल प्ले किया था. Women had formed their own political association, founded newspaper and taken part in political meetings and demonstrations. Women ने खुद ही क्या किया था, अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया था, अपने न्यूज़पेपर बनाए थे, एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन. और पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी ये इन्वॉल्व होती थी. डिस्पाइट दिस they were denied
सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, और ये सब होते हुए भी इनको वोटिंग राइट से अलग रखा जाता था। फॉर द नेशनल असेंबली में जब भी वोटिंग राइट होती थी, इससे इनको अलग रखा जाता था। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul's, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. और जब भी ये सब मुद्दा हो रहा था फ्रैंकफर्ट वाला, जिसमें सेंट पॉल चर्च में लोग कन्वे किए जा रहे थे, उस टाइम भी वीमेंस केवल और केवल विजिटर्स के रूप में गैलरी में खड़ी थी। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। जो कंजर्वेटिव्स थे वो ट्रूप्स की सहायता से, फोर्स की सहायता से लिबरल मूवमेंट को सप्रेस तो कर दिए थे, लेकिन दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, और वो पुराने ऑर्डर को रिस्टोर नहीं कर पाए थे। मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज। और जितने भी मोनार्क्स थे उनको अब रियलाइज़ हो गया था कि जो भी रिवॉल्यूशन का जो साइकिल है या फिर सप्रेस करने के लिए लोगों का जो सिस्टम बना हुआ है, उसमें हमें अगर लिबरल नेशनलिस्ट को हम कंसेशन देंगे तभी कुछ फ़ायदा हो सकता था। Hence, in the year 1848, the autocratic monarchs of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. सो 1848 के बाद जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी, उन्होंने क्या किया कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका था 1815 में वेस्टर्न यूरोप में, वही फॉर्मूला अपनाया सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के लिए। The serfdom and bonded labor were abolished both in Habsburg Dominion and in Russia. सो इसी सिलसिले में सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश कर दिया गया हैब्सबर्ग और रशिया में। द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1864, और जो हैब्सबर्ग के जो रूलर्स थे वो क्या किए गए, ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू हंगेरियन इन 1867, और जो हैब्सबर्ग रूलर्स थे उनको ऑटोनॉमी दी गई किसके लिए, फॉर द हंगेरियंस इन 1867, कि वो जैसे चाहे वैसे रूल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. We will discuss this content in our next video. Thanks for watching.